हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेक्टिफायर्स के बारे में। तो रेक्टिफायर्स के बारे में देखते हैं हम कि दिष्टकारी क्या होते हैं। तो जो दिष्टकारी होता है उसका हम यूज़ किस में करते हैं कि जो दिष्टकारी होती है उसकी हेल्प से हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दिष्ट वोल्टता या धारा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि दिष्टकारी की हेल्प से प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को हम कन्वर्ट कर सकते हैं दिष्ट वोल्टता या धारा से, यानी कि दिष्ट वोल्टता या धारा में। अब जो दिष्टकारी होते हैं, दिष्टकारी मेरे पास दो प्रकार के, मेनली दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, अर्धतरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो इसमें मैं सबसे पहले देखूंगा अर्धतरंग दिष्टकारी के बारे में। तो जो अर्धतरंग दिष्टकारी क्या होता है, अर्धतरंग दिष्टकारी क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं दिष्टकारी की बात कर सकता हूं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता में परिवर्तित करती है वो क्या कहलाती है, दिष्टकारी कहलाती है। अब जो अर्धतरंग दिष्टकारी ये क्या होता है, ये देखिए कि जो प्रत्यावर्ती मेरी धारा या वोल्टता है उसके एक चक्कर में जो मेरे को दिष्ट धारा या वोल्टता मिल रही है, यदि वो आधे चक्कर में मिल रही है तो मेरा ये अर्धतरंग दिष्टकारी होगा। और जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के पूरे चक्कर में मेरे को दिष्ट धारा या वोल्टता प्राप्त हो रही है तो मेरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी होगा। ये आप ग्राफ से देख सकते हैं कि ये प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर है 0 से t तक, और इसमें जो दिष्टकारी में मेरे को धारा या वोल्टता प्राप्त हो रही है वो इस चक्कर आधे चक्कर में प्राप्त हो रही है, आधे चक्कर में प्राप्त नहीं हो रही। यानी कि केवल आधे चक्कर में मेरे पास दिष्ट धारा या वोल्टता प्राप्त होती है, शेष आधे चक्कर में मेरे को दिष्ट धारा या वोल्टता प्राप्त नहीं होती। यानी कि जो मेरा अर्धतरंग दिष्टकारी होता है उसमें जो वोल्टता या धारा है वो 50% ही क्या होती है, दिष्टकरण होती है। यानी कि इसका प्रत्यावर्ती भाग दिष्ट वोल्टता या धारा में चेंज होता है और आधा जो भाग होता है 50% वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखिए अर्धतरंग दिष्टकारी की, कि जो अर्धतरंग दिष्टकारी होता है इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक प्राथमिक कुंडली होती है जिससे मैं प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता VI = EP sin ωt उसको मैं ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ता हूँ। और एक मेरे पास द्वितीय कुंडली होती है, और जो द्वितीय कुंडली होती है उसको जो डायोड का A सिरे से जोड़ते हैं और इसकी वोल्टता कितनी होती है, VS = NEP sin ωt। जबकि जो डायोड का मेरा N भाग होता है उसको जो लोड प्रतिरोध है, यानी कि या फिर मैं कह सकता हूं कि जो डायोड का N भाग है और जो B भाग है उसके बीच में मेरा एक लोड प्रतिरोध RL लगा होता है, और जो मेरा निर्गत प्राप्त होता है वो इसी लोड प्रतिरोध RL पे मेरे को प्राप्त होता है। और जो निर्गत वोल्टता मेरे को प्राप्त होती है वो कितनी होती है, E0 प्राप्त होती है। तो ये मेरा इसका स्ट्रक्चर हो जाती है अर्धतरंग दिष्टकारी की। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या है, जो अर्धतरंग दिष्टकारी है वो किस तरह से कार्य करता है देखिएगा।
तो जो ये मेरा प्राथमिक कुंडली है और ये मेरी द्वितीय कुंडली है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर, यानी कि ये मेरा पूरा चक्कर है यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेके t तक, तो इसका आधा चक्कर होगा यहाँ तक 0 से t तक, और ये धनात्मक होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और फिर नेक्स्ट जो होगा वो माइनस में होगा। तो ये प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर है कि नहीं, 0 से लेके t तक, जब समय कितना है 0 से लेके t तक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर में जो द्वितीय कुंडली है उसका जो ए सिरा होता है वो मैं लेता हूँ धनात्मक, और द्वितीय कुंडली का जो बी सिरा होता है वो लेता हूँ मैं ऋणात्मक। तो जो मेरा ए सिरा धनात्मक है और बी सिरा ऋणात्मक है, यानी कि जो मेरा डायोड है वो प्लस, डायोड का पी सिरा प्लस से जुड़ा है और एन सिरा माइनस से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो मेरा डायोड है वो कैसी अभिनति में है, अग्र अभिनति में है। तो अग्र अभिनति में होने के कारण, यानी कि जब मेरा ए हो पॉजिटिव और बी सिरा क्या हो नेगेटिव, तो जब मेरा डायोड है वो किस में होगा, अग्र अभिनति में होगा। तो हम जानते हैं कि अग्र अभिनति में धारा का क्या होता है, चालन होता है। तो इसमें धारा का चालन होगा और जो धारा है वो लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। और धारा किधर से किधर तक प्राप्त होगी, X से Y की और ये धारा प्राप्त होगी, यानी कि लोड RL में धारा X से Y की ओर प्राप्त होगी। अब देखिए, अब डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये मेरा प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर है और ये मेरा दिष्टकारी में जो प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर है उसमें मेरे को दिष्ट धारा या वोल्टा क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्कर, यानी कि T/2 से T तक, ये मेरा क्या है, प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्कर। तो इसमें क्या होगा, जो मेरी द्वितीय कुंडली है उसका ए सिरा तो होगा नेगेटिव और बी सिरा होगा पॉजिटिव। तो देखिए, अब ये जो मेरा डायोड है ये डायोड होगा उत्क्रम अभिनति में या फिर पश्च अभिनति में। तो हम जानते हैं जब डायोड पश्च अभिनति में होता है तो ये धारा का चालन नहीं करता है। अब यदि ये धारा का चालन नहीं करेगा तो मेरे को लोड प्रतिरोध जो है RL उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्कर है उसमें दिष्टकारी धारा या वोल्टा प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार फिर मैं नेक्स्ट देखूं द्वितीय धनात्मक अर्ध चक्कर। तो उसमें फिर वापस से जो मेरा डायोड है वो ये ए सिरा पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा, यानी कि डायोड अग्राभिनति में होगा। फिर ये धारा का चालन करेगा और जो लोड प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित होगी, यानी कि यहाँ मेरे को ये देखो धारा या वोल्टा क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होती है उसमें केवल आधे चक्कर में धारा या वोल्टा प्राप्त होती है, जैसा कि हमने ग्राफ से दिखाया है इसमें कि ये प्रथम धनात्मक चक्कर में धारा प्राप्त हो रही है, फिर ऋणात्मक चक्कर में नहीं प्राप्त हो रही, फिर जो द्वितीय धनात्मक चक्कर है उसमें धारा प्राप्त हो रही है, फिर जो नेक्स्ट धनात्मक चक्कर आएगा उसमें धारा प्राप्त होगी। तो इस तरह से जो दिष्टकारी अर्ध तरंग दिष्टकारी है उसमें धारा या वोल्टा हमारे पास प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट देखिए, हम इसका करते हैं गणितीय विश्लेषण। तो गणितीय विश्लेषण देखिए, जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होती है
उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, ओम के नियम से अर्ध तरंग दिष्टकारी में प्रवाहित धारा, तो ये धारा ओम के नियम से मैं क्या बोल सकता हूं, ओम के नियम से कि धारा I बराबर होगी, I होता है V अपॉन में R। तो जो मेरी वोल्टा हो जाएगी वो द्वितीय कुंडली है, उसकी वोल्टा VS, और जो कुल प्रतिरोध यानी कि द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, जो डायोड जुड़ा है उसका प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध, इनका सम हो जाएगा। इसको मैं दे लेता हूँ इक्वेशन 1। यानी कि देखो VS मेरा क्या है, VS है द्वितीयक कुंडली पर वोल्टता। देखो RS क्या है, जो द्वितीय कुंडली है उसका प्रतिरोध, द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध। RL क्या है, जो द्वितीय कुंडली में मेरा लोड प्रतिरोध जुड़ा है वो है लोड प्रतिरोध। ऐसे ही जो RF क्या है, अग्रदेशिक बायस में डायोड का प्रतिरोध, यानी कि अग्रदेशिक बायस में डायोड का क्या है, ये प्रतिरोध है। तो I बराबर हो गया VS अपॉन में RS प्लस RF प्लस RL। अब देखिए जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध किस किस के बराबर होता है, RS प्लस RF के। यानी कि यहां लिख लेता हूं मैं, जो अर्ध तरंग दिष्टकारी का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूं RS प्लस RF, कैपिटल R बोल दूं मैं इसको, RS प्लस RF। तो यहां से मैं कर सकता हूं I इक्वल टू VS, RS प्लस RF को क्या लिख सकता हूं, R लिख सकता हूं। और जो द्वितीय कुंडली पर वोल्टा है VS, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो VS था मेरा, VS इक्वल टू NEP साइन ओमेगा T। देखो इसको मैं दे लेता हूं इक्वेशन 2 बाद में दे लेंगे। चलो इस जो NEP है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, EM इक्वल टू NEP। तो VS मेरा क्या हो जाएगा, VS इक्वल टू मैं बोल सकता हूं EM साइन ओमेगा T। और जो EM होता है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए I इक्वल टू होता है EM और अपॉन में कुल प्रतिरोध, यानी कि अब जो RS प्लस RF है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, R प्लस RL। ये होता है मेरा EM, यानी IM जो मैक्सिमम धारा है EM अपॉन में R प्लस RL ये होती है। यानी कि अब यहां से VS का मान मेरे पास EM साइन ओमेगा T और VS का मान तो है EM साइन ओमेगा T,
वी का मान ई एम साइन ओमेगा टी, इसको मैंने लिखा आर प्लस आर एल। तो आई एम इक्वल टू आ गया ई एम अपॉन में आर प्लस आर एल इंटू साइन ओमेगा टी। जहाँ जो ई एम आर प्लस आर एल है इसको मैं लिख सकता हूँ, अरे ये मेरा आई है, आई इक्वल टू वी एस का मान, और इसको मैंने लिख दिया आर प्लस आर एल। और ये जो हिस्सा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एम मैक्सिमम धारा यानी कि ई एम अपॉन में आर प्लस आर एल। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यानी कि जो धारा का मान मैक्सिमम कब होगा, हमने देखा जो दिष्ट धारा का जो प्रथम धनात्मक तक चक्कर था यानी कि 0 से लेकर t/2 तक, यानी कि जब मेरा टाइम होगा, इसको इधर लिख लेता हूं मैं, आई एम इक्वल टू ई एम अपॉन में आर प्लस आर एल। तो देखिए दो केस बन जाएंगे इसमें कि I इक्वल टू आया मेरा आई एम साइन ओमेगा टी, ये मेरी इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। यानी कि धारा का मान I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी कब होगा, प्रथम धनात्मक चक्कर में, यानी कि जब t हो मेरा 0 से t/2 के मध्य। और इसके अलावा जो धारा शून्य कब होती है, जब मेरा ऋणात्मक चक्कर होता है, यानी कि t/2 से लेके t तक, यानी कि जब मेरा समय हो t/2 से t। तो जो i कितनी होती है, 0 होती है। तो इन्हीं दोनों केसों को हम यूज़ करेंगे, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन दे सकता हूँ, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 थी, इसको मैं दे लेता हूँ इक्वेशन 2। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि वी एस इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी, और इसको मैंने लिख दिया यहाँ ई एम साइन ओमेगा टी, और आर एस प्लस आर एफ को मैंने लिख दिया आर। तो ये आई इक्वल टू हो गया ई एम अपॉन में आर प्लस आर एल, इसको मैंने लिख दिया आई मैक्सिमम, और ये इक्वेशन हो गई आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। और आई का मान मैक्सिमम कब होगा, जब ये हो 0 से t/2 के मध्य, और जब t/2 से t के मध्य होगा यानी कि प्रथम ऋणात्मक चक्कर होगा, तो आई का मान कितना होगा, 0 होगा। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम निकालते हैं धारा का औसत मान। तो देखिए धारा का औसत मान निकाल लेते हैं, यानी कि जो दिष्ट धारा है उसका औसत मान क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो धारा का एक पूरा चक्कर है 0 से t तक, तो I इंटू डी टी इसका समाकलन कर लेते हैं, अपॉन में 0 से t dt का समाकलन कर लेते हैं। तो देखिए 0 से d तक, 0 से t तक यानी कि एक जो पूरा चक्कर है, t का समाकलन, dt का समाकलन क्या आएगा, यानी 1 इंटू dt, इसका आ जाएगा t 1 अपॉन में t, और 0 से t I इंटू डी टी। तो देखो I का मान क्या आया था, I का मान आया था मेरे पास I इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो जो ये धारा थी ये प्रथम धनात्मक चक्कर में, यानी कि 0 से t/2 तक अधिकतम होती है, उसके बाद में इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0 से t/2 आई एम साइन ओमेगा टी, और इसके बाद धारा का मान हो जाता है 0, कहाँ से, जो प्रथम ऋणात्मक चक्कर यानी कि t/2 से t तक। तो यहाँ तक इसका हम समाकलन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से इसका मान 0 इंटू डी टी है, तो इसका मान तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और आई डी सी आई एम अपॉन में टी, यहाँ से आई एम में बाहर ले लूँ, और साइन ओमेगा टी इंटी डी टी, इसका मैं क्या करूँ, इंटीग्रल करूँ 0 से t/2 लिमिट का। तो देखो साइन ओमेगा टी का समाकलन होगा कोस ओमेगा टी माइनस का कोस ओमेगा टी
अपॉन में ओमेगा टी का होगा 1 अपॉन में ओमेगा। तो ये माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ और ये अपना ओमेगा, सॉरी यहाँ मैंने ओमेगा बाहर ले लिया, तो ये माइनस आई एम ओमेगा, आई एम अपॉन में टी कोस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, इस ओमेगा को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस एम अपॉन में ओमेगा टी, और इसकी लिमिट लगा रहा हूँ मैं 0 से t/2। तो ये कोस ओमेगा टी की लिमिट लगा रहा हूँ t/2, यानी टी के स्थान पर मैं t/2 कर लेता हूँ। लोअर लिमिट है इसकी 0, तो कोस ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा इंटू 0। तो देखिए कोस ओमेगा टी, जो ओमेगा टी है मेरा वो बराबर होगा 2 पाई के, यानी कि जो मेरा ओमेगा टी है उसको मैं 2 पाई करूँ यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मेरा कोस पाई बच जाएगा, और यहाँ ओमेगा इंटू 0 है तो ये मेरा कोस 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या मान आएगा, तो यहाँ से मेरा कोस पाई का मान -1, कोस 0 का मान 1, तो माइनस का 2 आ जाएगा अंदर से, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा आई एम अपॉन में पाई। अब देखिए जो आई मैक्सिमम का मान क्या होता है, ई एम अपॉन में आर प्लस आर एल, तो इसको मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ ई एम अपॉन में आर प्लस आर एल इंटू पाई, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है थर्ड, यानी कि जो धारा का औसत मान तो ये आ जाता है। अब यदि मैं वोल्टा का भी औसत मान निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, देखिए ओम के नियम से हम जानते हैं कि ई डी सी इक्वल टू होता है आई डी सी इंटू आर एल, यानी कि वोल्टा क्या होती है, जो मेरा लोड प्रतिरोध आर एल होता है उस पर प्रतिरोध और जो औसत धारा है उसका गुणनफल, तो ये आई डी सी का मान मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, इंटू आर एल कर लेता हूँ, तो ये मान मैंने समीकरण 3 से रख लिया, यानी कि एम अपॉन में आर प्लस आर एल और इंटू मेरा आर एल। तो ये ई डी सी जो दिष्ट वोल्टा के लिए मेरे पास इक्वेशन आ गई 4। अब मैं नेक्स्ट देखूंगा धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि वी आर एम एस वोल्टा के लिए और धारा के लिए आई आर एम एस मान कितना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो धारा है वोल्टा का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और उसकी लिमिट लगाएंगे 0 से लेके t तक। तो देखिएगा, तो देखिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकालते हैं, कि इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आई आर एम एस से, यानी रूट मीन स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आई का मान होता है हमारा उसका वर्ग करते हैं आई स्क्वायर, और इसका हम समाकलन करेंगे पूरे एक चक्कर के लिए, यानी कि 0 से लेकर t तक, अपॉन में 0 से t dt का क्या करेंगे समाकलन। तो आई स्क्वायर आर एम एस क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास आएगा t, स्मॉल t आएगा, इसकी लिमिट लगाऊंगा कैपिटल T माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा t, इसको मैं बाहर ले लेते हैं 1 अपॉन t, लिमिट 0 से, अब इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, वही एक तो 0 से t/2 और एक t/2 से t तक, यानी कि I इक्वल टू होता है आई एम साइन ओमेगा t। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू डी टी, इसका समाकलन 0 से t/2 तक, 1 अपॉन टी मेरा चल ही रहा है। अब जो t/2 से t तक धारा का मान क्या होता है 0, तो 0 इंटू डी टी, तो इसका मान तो मेरे पास आ जाएगा 0, यानी कि मेरे पास केवल ये बच जाएगा। तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन में t 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू डी टी। तो देखिए जो साइन स्क्वायर ओमेगा t है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो साइन स्क्वायर ओमेगा t है इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि जब साइन स्क्वायर
थीटा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन में 2। मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। तो वही मैंने ये किया है कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये एज ए थीटा हो तो इसको हम क्या लिखते हैं कोस 2 थीटा। तो वही मैंने किया है, वो थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी और अपॉन में 2 इंटू डी टी। और नेक्स्ट देखिए ये आई स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन में ये जो 2 है इसको मैं बाहर ले लूँ और इस डी टी के अंदर गुणा कर दूंगा तो 1 इंटू डी टी, यानी डी टी का समाकलन 0 से t/2 तक माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। इसका समाकलन करूंगा मैं t/0 से t/2 तक। तो देखिए आई एम स्क्वायर अपॉन में 2t ये मेरा बाहर आ गया। यहाँ से dt का समाकलन आएगा t, लिमिट लगाऊंगा t/2 माइनस 0 तो ये क्या आ जाएगा t/2 माइनस देखिए cos 2 ओमेगा टी का समाकलन मेरे पास क्या आएगा sin 2 ओमेगा टी। और जब मैं 2 ओमेगा टी का करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 अपॉन में 2 ओमेगा, इसकी लिमिट 0 से t/2। तो नेक्स्ट देखिए आई एम स्क्वायर अपॉन में 2t, ये t/2 मेरा चल ही रहा है और इस 2 ओमेगा को मैं इधर ले लूँ आगे। अब इसमें लिमिट लगा रहा हूँ मैं t के स्थान पे t/2 माइनस t के स्थान पर 0। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मेरा बचेगा ओमेगा टी यानी कि साइन मेरे पास क्या बचेगा साइन पाई और यहाँ साइन 0। तो देखो साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है और ये साइन ओमेगा टी इसका भी मान क्या होता है 0। तो ये मेरा इसका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा केवल t/2 यानी आई एम स्क्वायर अपॉन 2t इंटू t/2। तो यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आई एम स्क्वायर अपॉन में 4। और जो आई स्क्वायर आर एम एस किसके बराबर आ गया आई एम अपॉन में 2, यानी कि आई स्क्वायर आर एम एस किसके बराबर आ रहा है आई स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन में 4, या फिर आई आर एम एस को लिख सकता हूँ मैं आई मैक्सिमम अपॉन में 2। अब देखिए जो आई आर एम एस में आई एम का मान रख दूँ तो आई एम किसके बराबर होता है आई एम होता है ई एम अपॉन में आर प्लस आर एल। ये पहले हम देख चुके हैं। तो ये आई आर एम एस का मान आ गया ई एम अपॉन में 2 इंटू आर प्लस आर एल। इक्वेशन आ जाएगी मेरी 5। अब मैं वोल्टा का भी वर्ग माध्य मूल मान निकालना चाहूँ तो ओम के नियम से क्या होता है कि जो वोल्टा होती है इसको मैं वी आर एम एस से व्यक्त कर सकता हूँ और ई आर एम एस से भी व्यक्त कर सकता हूँ। तो ये क्या होती है प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध और जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान है उसके गुणनफल के बराबर होती है, यानी कि आई आर एम एस इंटू आर एल। और आई आर एम एस का मान हम लिख सकते हैं समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 से मान रख लेंगे तो ये आ जाएगा ई आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस का मान ये रहा मेरे पास ई एम अपॉन में 2 आर प्लस आर एल और साथ में मेरा इंटू आर एल चल ही रहा है इंटू आर एल। तो ये मेरे पास आ गया वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान। इक्वेशन मैं इसको दे लूँ 6। तो इस तरीके से आप धारा का और वोल्टा का वर्ग माध्य मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। अब इन्हीं की हेल्प से हम आगे ज्ञात करेंगे जो अर्धतरंग दिष्टकारी है उसकी दक्षता क्या होती है। तो देखिएगा, तो अर्धतरंग दिष्टकारी की दक्षता क्या होती है, यानी कि इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। कि जो अर्धतरंग दिष्टकारी को प्रत्यावर्ती शक्ति दी गई है और जो इससे प्रत्यावर्ती शक्ति हमको प्राप्त हो रही है उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, इसकी दक्षता कहलाता है। और इसको हम नीटा से व्यक्त करते हैं। नीटा बराबर होता है पी डी सी अपॉन में पी ए सी, यानी कि दिष्ट शक्ति और प्रत्यावर्ती शक्ति इन दोनों का ये अनुपात होता है। यानी कि जैसा मेरा दिष्टकारी का डायग्राम था कि जो
सेकेंडरी कुंडली थी उसका प्रतिरोध मेरे RS था और जो डायोड था उसका प्रतिरोध RF था और इसमें जो धारा बह रही है वो IRMS बह रही है और लोड प्रतिरोध मेरा RL था। तो दिष्ट शक्ति क्या होगी, हम जानते हैं शक्ति क्या होती है, P = I²R। तो यहाँ दिष्ट शक्ति, दिष्ट धारा IDC होती है और लोड प्रतिरोध RL होता है, इन दोनों का गुणनफल कर लेंगे। तो देखिए IDC क्या होती है, ये होती है I मैक्सिमम अपॉन में पाई, और I मैक्सिमम हम जानते हैं EM अपॉन में R प्लस RL होती है। तो ये मेरे पास आ जाएगा IDC का मान, और PDC बराबर I²DC होता है, तो हम इसका वर्ग कर लेंगे, यानी कि EM² R प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू पाई का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 8 बन जाती है दिष्ट शक्ति का व्यंजक। अब देखिए नेक्स्ट हम निकालते हैं प्रत्यावर्ती शक्ति, क्योंकि हमें PAC का मान भी चाहिए। तो जो प्रत्यावर्ती शक्ति है वो क्या होगी, जो प्रत्यावर्ती शक्ति निकालने के लिए जो मेरा प्राथमिक परिपथ है उसमें बहने वाली धारा IAC और प्रतिरोध क्या होगा, द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, अग्रदेशिक प्रतिरोध RF, लोड प्रतिरोध RL। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, हम इन दोनों को बोल देते हैं R = RS प्लस RF। इनको हम सम्मिलित रूप से बोल देते हैं, यानी कि PAC = हो जाएगा I²RMS R प्लस RS। और देखिए IRMS हम जानते हैं, IRMS क्या होता है, IM अपॉन में 2 होता है। अब IRMS IM अपॉन में 2 होता है, और IRMS मेरा होता है EM अपॉन में R प्लस RL का होल स्क्वायर। तो यहाँ से IRMS का स्क्वायर कर दूं मैं तो EM² R प्लस R का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए ये जो IM² अपॉन में 2, तो इसका वर्ग हो जाएगा, यानी कि अपॉन में मेरे साथ 2 और जुड़ जाएगा इसमें। IRMS में जब लिखूंगा तो ये यहाँ 2 और आ जाएगा, और 2 का वर्ग होगा तो ये मेरे पास क्या प्राप्त होगा, 4R प्लस RL का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास आया PAC बराबर EM² R प्लस RL 4R प्लस RL। तो एक R प्लस RL से एक R प्लस RL कट जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा EM² अपॉन में 4R प्लस RL। ये मेरी इक्वेशन आ गई 9। तो मेरे पास दिष्ट शक्ति और प्रत्यावर्ती शक्ति दोनों आ चुकी हैं। तो इक्वेशन 8 और 9 का मैं यूज़ कर लूँ, तो यानी कि PDC अपॉन में PAC, यानी कि इक्वेशन 8 में इक्वेशन 9 को डिवाइड करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो R प्लस RL का स्क्वायर है ये कट जाएगा, और एक R प्लस RL है ये बच जाएगा, EM² मेरा कट जाएगा, और पाई स्क्वायर मेरे पास बच जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास बचता है नीटा = 4RL पाई² R प्लस RL। अब देखिए अंश और हर में मेरे पास R प्लस RL है, तो मैं यदि RL नीचे से कॉमन ले लूँ इसमें से, तो ये मेरे पास ये क्या होगा 1 और अपॉन में R प्लस RL, यानी कि ये तो हो गया 1 और R अपॉन में RL को मैंने बाहर ले लिया, तो ये RL इस RL से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये मेरे पास बच जाएगा 4 अपॉन में पाई स्क्वायर 1 प्लस R प्लस RL। तो जब इनके हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो नीटा का मान आ जाता है मेरे पास 40.6, यानी कि जो अर्धतरंग दिष्टकारी है इसकी दक्षता का मान आ जाता है मेरे पास 40.6%, यानी कि जो अर्धतरंग दिष्टकारी होता है वो प्रत्यावर्ती संकेत के 40.6% हिस्से को ही क्या कर पाता है, दिष्ट वोल्टेज धारा में कन्वर्ट कर पाता है। और आप यहाँ से देख सकते हैं जो प्रत्यावर्ती यानी कि जो मेरे अर्धतरंग दिष्टकारी है उसकी दक्षता लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर कर रही है, यानी कि जो लोड प्रतिरोध RL का मान यदि हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास दक्षता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा।
तो जो अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, लोड प्रतिरोध RL का मान बढ़ाकर हम इसकी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम निकालेंगे जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है उसके लिए रिपल फैक्टर का मान। तो देखिए उर्मी का गुणांक क्या होता है कि दिष्टकारी प्रत्यावर्ती वोल्टा या धारा को दिष्ट वोल्टा में परिवर्तित करता है, लेकिन समय के साथ जो दिष्ट धारा या वोल्टा होती है इसके मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं कि समय के साथ ये परिवर्तन क्या कहलाता है, उर्मी का कहलाता है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि दिष्टकारी होता है ये प्रत्यावर्ती वोल्टा को दिष्ट वोल्टा में पूर्णतः कन्वर्ट नहीं कर पाता है, यानी कि जो मेरा प्रत्यावर्ती दिष्ट घटक प्राप्त होता है उसमें प्रत्यावर्ती धारा का कुछ अंश रह जाता है। तो जो निर्गत धारा या वोल्टा होती है उसमें प्रत्यावर्ती घटक और जो दिष्ट घटक होता है उन दोनों का अनुपात मेरा क्या कहलाता है, उर्मी का गुणांक कहलाता है। तो ये जो रिपल फैक्टर होता है, उर्मी का गुणांक होता है, इसे हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं और ये होता है IAC अपॉन में IDC, यानी कि प्रत्यावर्ती घटक अपॉन में दिष्ट घटक, इन दोनों का अनुपात होता है। तो ये मान निकालने के लिए हमें पता है कि जो लोड में कुल शक्ति क्या होगी, प्रत्यावर्ती शक्ति और दिष्ट शक्ति का योग होगी। तो लोड में कुल शक्ति होती है I² RMS इंटू RL और प्रत्यावर्ती शक्ति होती है I² AC इंटू RL और दिष्ट शक्ति होती है I² DC इंटू RL। तो यहाँ से RL को तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो I² RMS और I² AC और I² DC बच जाएगा। तो इन दोनों को मैं एक पक्ष में ले लेता हूँ, यानी I² RMS माइनस I² DC इक्वल टू I² AC। अब यहाँ से यदि मैं इसमें से I² DC बाहर कॉमन लूँ तो I² DC यहाँ आ जाएगा मेरा 1 अपॉन में I² DC। अब नेक्स्ट देखिए इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, I² AC। अब यदि मैं इस I² DC है इसको अपॉन में ले जाऊं तो ये मेरे पास हो जाएगा I² AC अपॉन में I² DC और अपॉन में वो इक्वल टू में चल रहा है I² RMS अपॉन में I² DC माइनस का 1। अब यदि मैं इसका वर्ग ख़त्म करना चाहूँ तो क्या होगा, इनका वर्ग में ख़त्म करूँगा तो इसके रूट आ जाएगा, तो इसके मैंने 1/2 लगा दिया। अब जो देखिए IAC अपॉन में IDC को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फैक्टर R बोलते हैं। यानी कि जो मेरी इक्वेशन 12 है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, R इक्वल टू, इसको मैं R कर सकता हूँ, R इक्वल टू I² RMS अपॉन में I² DC माइनस 1 का रूट। अब देखिए ये I² RMS की वैल्यू हमको पता होती है, कितनी होती है, m अपॉन में 2R प्लस RL, और I² IDC कितनी होती है, m अपॉन में पाई R प्लस RL। तो इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर लें तो हम रिपल फैक्टर की गणना कर सकते हैं। तो ये आने रख लेते हैं, तो I² RMS का वर्ग क्या हो जाएगा, EM² 4 R प्लस RL का स्क्वायर, ये माइनस चल ही रहा है, और I² DC का वर्ग करूँगा तो ये आ जाएगा EM² पाई² R प्लस RL का होल स्क्वायर माइनस 1। एक लघुत्तम ले लेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो ये ओवरऑल मेरे पास शेष बच जाता है π²/4 माइनस का 1। पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो R मेरा आ जाता है 1.21, यानी कि जो उर्मी का गुणांक है उसका मान मेरे पास प्राप्त हो जाता है 1.22। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टता नियमन। दिष्ट वोल्टता हमारे पास क्या प्राप्त होती है, EDC इक्वल टू IDC इंटू RL, और जो IDC का मान होता है वो होता है EM अपॉन में पाई R प्लस RL। तो इसको यहाँ हम पुट कर लेते हैं, तो ये हम दे लेते हैं इसे इक्वेशन 1। तो जो इक्वेशन 1 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो दिष्ट वोल्टता है उसका मान दिष्ट धारा पर निर्भर कर रहा है,
यानी कि जो दिष्ट वोल्टता का मान है वो दिष्ट धारा पर निर्भर कर रहा है। यानी कि हम दिष्ट वोल्टता का मान बढ़ाएंगे, यानी कि हम दिष्ट धारा का मान बढ़ाएंगे तो दिष्ट वोल्टता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि हम दिष्ट धारा का मान घटाएंगे तो दिष्ट वोल्टता के मान में क्या होगी, कमी होगी। और इसके अलावा जो ये दिष्ट वोल्टता है वो हमारे लोड प्रतिरोध RL पे भी क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। अब इस वोल्टता नियमन का हम गणितीय रूप देख लेते हैं। इसको मैं VR से व्यक्त कर रहा हूँ कि VR इक्वल टू होता है VNL माइनस VFL अपॉन में VFL। ये VNL क्या है कि जब लोड प्रतिरोध अनुपस्थित हो तो उस समय वोल्टता है, और जब लोड प्रतिरोध उपस्थित हो उस समय वोल्टता है, अपॉन में VFL यानी कि जब लोड प्रतिरोध लगा हुआ। और जब VNL इक्वल टू यानी कि जब लोड प्रतिरोध मेरा अनुपस्थित हो तो इस कंडीशन में जो R का मान होता है मेरा इन्फिनिटी होता है, यानी कि लोड प्रतिरोध RL का मान इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से देखिए इस फॉर्मूले में मान रखने के लिए हमें सबसे पहले EDC का मान निकाल लेते हैं। EDC बराबर होता है EM अपॉन में पाई R प्लस RL इंटू RL। तो यहाँ से EM अपॉन में पाई और यहाँ से जो R प्लस RL है इसको मैं इस तरह से लिख लूँ क्या, यदि मैं इसमें RL का भाग दूंगा इसमें तो यहाँ 1 बन जाएगा हिस्सा, और यहाँ R प्लस RL, तो EM अपॉन में पाई 1 माइनस R अपॉन में R प्लस RL, इसकी मैं अंदर मल्टीपल कर देता तो EM अपॉन में पाई माइनस EM अपॉन में पाई इंटू R अपॉन में R प्लस RL। मैं इसे चाहूँ तो इसे इक्वेशन 3 दे सकता हूँ, इक्वेशन 3। जो वोल्टता नियमन है यदि मैं इसमें परसेंट में निकालना चाहूँ तो प्रतिशत में ये परसेंट का चिन्ह आ जाएगा यहाँ, यानी कि इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा परसेंट में आ जाएगा। अब देखिए EDC यहाँ से EM अपॉन में पाई इंटू ये जो हिस्सा होता है मेरा EM अपॉन में पाई इंटू RL, इसको हम बोलते हैं IDC यानी कि दिष्ट धारा IDC। तो इसको हमने IDC लिख लिया इंटू R, और जो IDC इंटू RL क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EM अपॉन में पाई इंटू RL IM अपॉन में पाई इंटू IDC इंटू R, यानी कि ये वाला हिस्सा मेरा EDC ये बराबर होता है IDC इंटू RL के। तो ये अपॉन में पाई है, इसको मैं इस साइड ट्रांसफ़र कर लूँ, इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर लूँ, ये प्लस हो जाएगा, ये पहले से उपस्थित है तो इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 0, और इक्वेशन मेरे पास प्राप्त हो जाएगी इक्वेशन। तो देखिए जो इक्वेशन 5 है वो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है, यानी कि वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, तो उसको ये संतुष्ट कर रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अर्धतरंग दिष्टकारी है एक वोल्टता स्रोत की तरह कार्य करता है, और इस वोल्टता स्रोत की जो शिखर वोल्टता होती है वो होती है EM अपॉन में पाई, और इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो होता है R होता है। यानी कि डायग्राम से देख सकते हैं स्रोत की शिखर वोल्टता होती है EM अपॉन में पाई, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है कैपिटल R। तो अब देखिए ये मेरे पास इक्वेशन 5 आ गई। अब मैं जो इक्वेशन 2 है उसमें यहाँ से वैल्यू पुट कर लूँ कि यदि जब लोड प्रतिरोध अनुपस्थित हो तो RL का मान क्या हो जाएगा, मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि लोड प्रतिरोध जब अनुपस्थित होता है तो RL का मान होता है मेरे पास इन्फिनिटी। तो यहाँ से जो VNL का मान आया मेरे पास EM अपॉन में पाई, और जब लोड प्रतिरोध उपस्थित हो तो मेरे पास ये मान आ जाएगा यहाँ से VFL का EM अपॉन में पाई, यहाँ से मैं EM अपॉन में पाई इंटू EM इंटू R पाई
अपॉन में R प्लस RL। तो ये जो दोनों मान हैं इनको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूँ। तो देखिए इक्वेशन 2 का यूज़ कर लेते हैं वी आर इक्वल टू वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन में वी एफ एल। तो उसमें जब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं वी एन एल वी एफ एल की, तो ये आ जाता है वी आर इक्वल टू वी एम अपॉन में पाई माइनस ई एम अपॉन में पाई माइनस ई एम इंटू आर अपॉन में पाई आर प्लस आर एल अपॉन में वी एफ एल की वैल्यू ई एम अपॉन में पाई माइनस ई एम इंटू आर पाई आर प्लस आर एल। अब देखिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा ऊपर ई एम इंटू आर पाई आर प्लस आर एल, नीचे बच जाएगा ई एम अपॉन में पाई माइनस ई एम डॉट आर पाई आर प्लस आर एल। तो ये मेरे पास वी आर का एक मान आ जाता है। अब इसमें कुछ नॉन वैल्यू है क्या मेरे पास, जैसे कि ई एम अपॉन में पाई आर प्लस आर एल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आई डी सी, कि आई डी सी बराबर होता है ई एम अपॉन में पाई आर प्लस आर एल। तो इस वी आर इक्वल टू मैं कर लूँगा इसको, तो आई डी सी ऐसे ही इसको मैं क्या कर सकता हूँ आई डी सी, यानी वी आर इक्वल टू आई डी सी इंटू आर ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर। तो जो समीकरण 5 थी, समीकरण 5 से मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन समीकरण 5 मेरे पास थी कि जो ई एम अपॉन में पाई है वो इक्वल आ रहा था आई डी सी इंटू आर प्लस आई डी सी इंटू आर एल की, यानी कि हम ई एम अपॉन पाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आई डी सी इंटू आर प्लस आई डी सी प्लस आर एल। तो ये हम पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो मेरे पास यहाँ देखिए आई डी सी आर से आई डी सी आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आई डी सी इंटू आर एल, ऊपर आई डी सी से आई डी सी कट जाएगा, तो वी आर जो वोल्टा नियमन का मान मेरे पास आ जाएगा आर अपन में आर एल, यानी कि जो वोल्टा नियमन है वो मेरा केवल आर प्लस आर एल पर निर्भर करता है। वोल्टा नियमन का मान आर अपॉन में आर एल पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम वोल्टा नियमन का मान ज्ञात कर सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।